जय हिंद। दोस्तों, बहुत से बच्चे बचपन से एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे कॉलेज में ये सपना देखना स्टार्ट करते हैं। बट इनमें से बहुत से बच्चों को इस सपना पूरा करने का जो सही रास्ता है वही नहीं पता होता है। पता ही नहीं होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। कुछ बच्चों को एग्जाम का नाम तक नहीं पता होता है। उनको लगता है आईएएस एग्जाम एक एग्जाम है, जबकि असली एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऑल्दो आजकल सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, बट बच्चे जो हैं कोई एफर्ट नहीं करते कि हम जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अच्छे से पढ़ें, क्या रास्ता है, क्या बेसिक्स हैं, उनको अच्छे से समझें और सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, सो डैट हमारी ये जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली ईजी हो जाए। पीस मील में इंफॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठी करते हैं, किसी से पूछते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन, कहीं से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन, किसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एजुकेशन पता ही नहीं होता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पैटर्न ऑफ एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं होती। ऑल्दो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली नोटिफिकेशन में दी गई होती है। मेरे पास भी बहुत सी क्वेरीज आती हैं जिसमें बच्चे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको पढ़ के कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बच्चा एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है। बिकॉज एक सीरियस कैंडिडेट अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ेगा और उसको खुद से ही सारे के सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बट स्टिल बिकॉज बार बार बच्चे रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं, सो आई वांटेड कि बच्चों का टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना हो, इधर उधर से कोई उनको मिसगाइड ना कर दे। सो कलेक्टिव वे से एक ही सेशन में जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करें। तो आज का हमारा सेशन इसी से रिलेटेड है। आज के सेशन में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि एक आपके आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है ये एग्जाम, उसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है वो डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलते हैं वो डिस्कस करेंगे और पैटर्न क्या है एग्जाम का वो डिस्कस करेंगे। सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज लिमिट से। सो एज लिमिट क्या है इस एग्जाम को देने के लिए? जो एज लिमिट डिटरमिन की जाती है कि किस एज में आप ये एग्जाम दे सकते हो, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जाम। लाइक अगर इस साल की बात करें 2022 की, तो 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए और 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम अगले साल की बात कर लेते हैं, CSC 2023 की। अब CSC 2023 को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? जो कि 2 अगस्त 1991 के बाद बॉर्न हुए हों और 1 अगस्त 2002 से लेट बॉर्न ना हुए हों, जो इसके बीच में फॉल करते हैं, इंक्लूडिंग दीज 2 डेट्स, वो एलिजिबल होंगे 2023 एग्जाम के लिए। अब इस एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। ये जो मैंने बात की है ये की है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब 37 की एज तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब आप 35 इयर्स की एज तक ये एग्जाम दे सकते हो। जो मैं 35 या 37 इयर्स की बात कर रहा हूं वो इसी डेट के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से हो तो आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको। अब एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है उसके लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ना। यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पे यूपीएससी CSC प्रीलिम्स की जो इस साल की नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ो, टेक्नैलिटीज आपको वहां से मिल जाएंगी। छोटी छोटी बात पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस पर्सनल की बात करें तो उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि किसी लड़ाई में जो कि किसी और कंट्री के साथ लगी हो या किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में कोई लड़ाई हो जिसमें कि वो डिसेबल हो गए हों, तो अगर वो रिलीव हो गए हैं अपनी फोर्सेस से तो डिफेंस पर्सनल को भी उस कैटेगरी के 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या है उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में काउंट किया जाता है। सो अब आई होप आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग फुल क्लैरिफिकेशन हो गया है। अब हम चलते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है।
बहुत बच्चे सोचते हैं मैंने डिप्लोमा किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने बी फार्मेसी की है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पैरा देख रहे हो, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने नोटिफिकेशन से कॉपी पेस्ट किया है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, नोटिफिकेशन में पढ़ लो। इसमें यही लिखा गया है कि जोन जोन से यूनिवर्सिटीज स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं अंडर द एक्ट, या फिर जो यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप पोजेस करते हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मेरे किसी पर्टिकुलर ईयर में फेलियर मैंने फेस किया था किसी सब्जेक्ट में, मेरी डिग्री 3 साल में होनी थी, 4 साल में होनी थी, बट मुझे 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, या मेरा 10th से 12th में गैप है, 12th से मेरा इंजीनियरिंग के बीच में गैप है, क्या मैं एलिजिबल हूं? आज की डेट में अगर आप ग्रेजुएट हो, ये जो इस पैरा के अंदर आपकी एक क्वालिफिकेशन लिखी है, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो। यू नीड नॉट बी पैनिक, आपको नर्वस नहीं होना है। ये अपने दिमाग में बात बिठा लो, अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, कि उनका अभी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, उनको अभी डिग्री नहीं मिली है, ऑफिशियली उनको नहीं बताया गया है कि आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है। अब प्रीलिम्स उनका सिर पे आ गया है, प्रीलिम्स का एग्जाम उन्होंने देना है, तो उसके लिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मान लो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इस साल जैसे फेब में नोटिफिकेशन निकली थी, तो अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस साल एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। आप दे सकते हो, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि आप प्रीलिम्स दे सकते हो, चाहे आपका भी फाइनल रिजल्ट अवेटेड है। बट जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, मान लो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद अब आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो मेंस के एग्जाम से पहले जब आप वो फॉर्म भरोगे, तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने अपनी इंजीनियरिंग या अपनी कोई भी डिग्री कंप्लीट कर ली है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट उन बच्चों के लिए जरूरी है जो कि अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं और उसी साल वो एग्जाम देना चाहते हैं, प्रोवाइडेड 1 अगस्त को वो 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लें। अब हम चलते हैं उस कैटेगरी में, मान लो कोई बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका जो कोर्स था, करिकुलम था, वो कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट इंटर्नशिप। अब नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है, अगर आपकी इंटर्नशिप अभी पेंडिंग है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, प्रीलिम्स दे सकते हो, इवन मेंस भी दे सकते हो अगर आपकी इंटर्नशिप पेंडिंग है। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रूफ देना होगा कि अब मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। सो आई होप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी अब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ऑफ एन अटेम्प्ट पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस तरह से डिफाइन करता है। क्या एक फॉर्म भर देना अटेम्प्ट काउंट किया जाता है या एक्चुअल एग्जाम में जाना अटेम्प्ट काउंट किया जाता है? अगर आप फॉर्म भर देते हो और आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है और आप एग्जाम देने नहीं जाते हो, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आपने नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और एक बात और, अगर आपने सुबह वाला GS1 जो पेपर होता है, जिसके आगे हम बात करेंगे, जो प्रीलिम्स का एक पैटर्न होता है, अगर पेपर 1 आपने दे दिया और पेपर 2 आप नहीं देने गए, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मेरा पेपर जो 1 है वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं पेपर 2 ना दूं तो शायद मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप एक भी पेपर में बैठ गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा ही होगा। ये मत सोचना पेपर सुबह वाला सही नहीं हुआ तो आप समझ लो कि ठीक है मैं शाम वाला नहीं देने जाऊंगा, कि मेरा पेपर खराब हो गया, मैं अटेम्प्ट अपना खराब नहीं करता। आपका अटेम्प्ट खराब हो चुका है इस केस में। सो अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है तो आप अटेम्प्ट मत दो, आपका अटेम्प्ट सेव हो जाएगा। फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अब अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। 6 अटेम्प्ट्स प्रोवाइडेड आप अपनी जो एज लिमिट में फॉल कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप 32 को क्रॉस कर गए हो और अभी आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो 4 ही हुए हैं, तो उस केस में आप 4 में ही खत्म हो गया आपका काम, क्योंकि आपने लेट देने शुरू किए और 32 की एज आ गई है, अभी आप 4 ही अटेम्प्ट दे पाए हो तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। तो पहले एज, सबसे पहले एज लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद
6 अटेम्प्ट मैक्सिमम एज अ जनरल कैंडिडेट आप दे सकते हो। SC ST की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो जब तक आपकी एज लिमिट है, मान लो 37 ईयर्स वाली जो एज लिमिट है उसकी बात करें, तो आप तब तक अटेम्प्ट दे सकते हो। और यहाँ एक और पॉइंट जो एज लिमिट वाली स्लाइड में हमने स्किप कर दिया वो ये है, मान लो आप SC ST कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो, उसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन भी हो, तो आपको क्यूमुलेटिवली एज लिमिट का बेनिफिट मिलता है। कैसे, एक बार देख लेते हैं हम दोबारा। मान लो आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया। अब आप एक एक्स सर्विसमैन भी हो तो आपको 5 साल का और मिलेगा, तो टोटल आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा ये ओवरलैप होके 5 का ही रह जाएगा। ऐसे ही OBC प्लस एक्स सर्विसमैन को कितना मिलेगा, 8 साल का। सो ये चीज भी आपको यहां ध्यान रखनी है। अब वापस उसी स्लाइड पे हम चलते हैं। OBC कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, 9। अगेन एज लिमिट में आप फॉल करने चाहिए, वो चीज एक जरूरी है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं 9 इन केस ऑफ अगर आप जनरल हो प्लस बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हो, या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, या OBC कैटेगरी से हो। और इन कैटेगरी से के साथ साथ आप एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो उस कैटेगरी में आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। बट अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो अगेन वही वाला क्राइटेरिया चलेगा कि अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। अब आई होप अब आपको अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग फुल क्लैरिटी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है और आपने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है तो आप एक इमैच्योर्ड, एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो जिसको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, जिसको पता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वहां पे क्या क्या पड़ाव आने हैं, किस तरह के पड़ाव आने हैं, किस तरह के चैलेंजेस मुझे फेस करने हैं। अगर वही चीज नहीं पता है तो उस रास्ते पे आप आंखें बंद करके चले हो तो हमेशा खड्डे में गिरोगे और वहीं आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। पहले आपको रास्ते के खड्डे पता होने चाहिए कि यहाँ खड्डे हैं, यहाँ पहाड़ियां हैं जिनको मुझे पार करना है, हर्डल्स हैं जिनको मुझे पार करना है, तभी आप उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, तभी सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। सो ये 3 स्टेज का एग्जाम है। सबसे पहले होता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद होता है सिविल सर्विसेज मेंस रिटन एग्जाम, उसके बाद फाइनली होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। नोटिफिकेशन के हिसाब से इन दोनों को कंबाइंडली सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम बोला जाता है। इसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज मेंस रिटन एग्जाम और इसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज मेंस इंटरव्यू, जिसके अंदर आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। अब यूजुअली अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें, जो एक पैटर्न पिछले कुछ टाइम में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं इस एग्जाम में वो 11 से 12 लाख के आसपास होते हैं। बट ये सब के सब कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं। इनमें से बहुत नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं बट उनकी प्रेपरेशन नहीं होती है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो यूजुअली अपीयर हो रहे हैं पिछले कुछ अगर टाइम की बात करें तो 5.5 लाख से 6 लाख आप रफली लगा सकते हो। मतलब 50% के आसपास बच्चे उस दिन पेपर देने आते हैं। आप अपने सेंटर पे जाओगे, आपको हाफ ऑफ दी सीट्स कई बार खाली मिलती हैं। तो इतने बच्चे होते हैं। अब जो वैकेंसीज की बात करें वो हर साल वेरी करती है। किसी साल आपको 750 देखने को मिलेंगी नोटिफिकेशन में, किसी साल आपको 1000 के आसपास देखने को मिलेंगी। सो ये चीज वेरी करती चली जाएगी। और सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके थ्रू जो नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट होंगे वो होंगे 12 to 13 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब जितनी वैकेंसीज हैं इसको आप 12 13 से मल्टीप्लाई कर दो, रफली जो फिगर आएगा उतने बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स होती हैं ये प्रोपोर्शनली हर कैटेगरी में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसके हिसाब से चलेगा। अब जो बच्चे मेंस का एग्जाम देंगे, अभी हम पैटर्न पे आएंगे कि आगे ये जो एग्जाम्स हैं इनमें किस टाइप के पेपर्स होते हैं। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको लेवल ऑफ कंपटीशन समझ आ जाए। अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो जो है वो नियरली 2% के आसपास आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत डिविएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज या एग्जैक्टली कितने बच्चे देने आए, बट रफली अगर आप देखोगे इसके कंपेरिजन में मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आए हैं पेपर देने
अगर उनमें से रेशो निकालोगे तो रफली आपको 2% के आसपास का सक्सेस रेशो मिलेगा। 98% बच्चे यहीं से बाहर हो जाएंगे। अब जो बच्चे ये मेंस का एग्जाम देने आएंगे, उसके बाद जब यहां से सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे, वो किए जाएंगे जितनी वैकेंसीज होंगी उससे नियरली 2 टाइम्स। जितने वैकेंसीज है, मान लो 1000 वैकेंसीज है तो नियरली 2000 बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनली इंटरव्यू के बाद सारे जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें से जितनी भी वैकेंसीज है उतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 साल के दौरान चलता है, रफली 1 साल के दौरान चलता है। लाइक इस साल फेब में नोटिफिकेशन निकली तो जून के अंदर आपका प्रीलिम्स है, फिर इसी साल के एंड के आसपास जाके आपका मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनली अगले साल इसका रिजल्ट आएगा। तो रफली पूरा साल ये प्रोसेस चलता है। काफी ड्रेनिंग प्रोसेस है। किसी भी स्टेज पे आपको फेलियर अगर फेस करने को मिलता है तो अगले साल आप दोबारा प्रीलिम्स की स्टेज से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने मेंस का एग्जाम क्लियर किया था, इंटरव्यू तक पहुंचे तो अगले साल आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट जस्ट ये होगा, आपका एक्सपीरियंस मिल रखा है। आप खुद का एनालिसिस करके ये देख सकते हो कहाँ मैंने कमी अपनी छोड़ी थी, तो उसके हिसाब से उस पर काम करके अगले साल अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट स्टार्ट आपको प्रीलिम से ही करना पड़ेगा दोबारा। अब हम बात कर लेते हैं ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं इस एग्जाम की, इनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, कितने मार्क्स के पेपर हैं और उनका क्या पैटर्न रहता है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करें, जब नोटिफिकेशन निकलती है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको एक ऑनलाइन बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है, बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड आपसे कोई प्रूफ वगैरह नहीं मांगे जाएंगे, बिकॉज उनको भी पता है बहुत से बच्चे तो प्रीलिम्स की स्टेज के बाद ही निकल जाएंगे वापस। तो उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपसे स्कैन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, प्रूफ मांगे जाते हैं जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है। बट यहाँ पे आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप स्टेज है जिसको हम बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ABCD टाइप क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 2 पेपर्स होंगे एक ही दिन के अंदर, एक मॉर्निंग स्लॉट में, एक आफ्टरनून स्लॉट में। GS पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का, जिसमें आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह की बात करते हो। इसके डिटेल्ड सिलेबस पे हम किसी और सेशन में जाएंगे जो कि मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, बट अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। 200 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन के सही के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत के उसमें से 2/3 नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया या एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मार्क कर दिए बिकॉज एक ही सही ऑप्शन होगी, तो उस केस में आपके -2/3 हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सेशंस मैंने बना रखे हैं, किस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। उसके बाद आफ्टरनून में आपका पेपर होता है GS पेपर 2, जिसको आप CSAT के नाम से भी जानते हो, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होती है फॉर सिलेक्शन फॉर अपीयरिंग इन UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, उसके लिए जो मार्क्स इवेल्युएट किए जाते हैं, जो जिनके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो है सिर्फ GS पेपर 1। GS पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये जस्ट ये देखने के लिए है कि आपके पास बेसिक एक एप्टीट्यूड है, बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं, बेसिक एप्टीट्यूड आपका अच्छा है या नहीं है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाते हो या नहीं। तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो होते हैं 33%, मतलब 200 का है तो आपको 66 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 66 मार्क्स इसमें आ गए, उसके बाद आपके यहाँ के मार्क्स देखे जाएंगे। जो कट ऑफ होगी अगर आप उसमें फॉल करते हो, अगर जैसे मान लो 1000 वैकेंसीज हैं और अगर उन्होंने 12,500 बच्चे सिलेक्ट करने हैं मेंस के लिए, तो अगर आप टॉप 12,500 में आते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। कट ऑफ उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। सो आपको ये देखना है कि इसकी कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। मान लो उसमें आपके मार्क्स तो अच्छे थे पेपर 1 में, बट यहाँ आपके मार्क्स रह गए 50-60, तो आप बाहर हो, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। ये ना हो कि आप इसको बिल्कुल लाइटली ले लो और सारी की सारी आपकी मेहनत खराब हो जाए।
इसके बाद सिलेक्शन रेट की बात करें, वो हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1, जो यहाँ DF लिखा है 1, वो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो मेंस के एग्जाम से पहले आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 भरना होता है, जिसमें डिटेल्स पूछी जाती हैं आपके रिगार्डिंग, और डिटेल में आपको खुद के रिगार्डिंग बताना होता है। साथ में प्रूफ के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। सो अब हम आते हैं मेंस पैटर्न के ऊपर कि जो रिटर्न एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न रहता है। इसके अंदर आपको 9 सब्जेक्टिव पेपर्स देने होते हैं। ये होते हैं सब्जेक्टिव, प्रीलिम्स में होते हैं ऑब्जेक्टिव ABCD टाइप, यहाँ उस टाइप के नहीं होंगे। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज के अंदर क्वेश्चन आता था उसके बाद आंसर लिखते थे लंबे लंबे, यहाँ आपको वैसे लिखने होंगे, बट उस टाइप के आंसर्स लिख के आपको UPSC में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैच्योरिटी के साथ आंसर लिखने होंगे। कोई क्वेश्चन सेम आपके स्कूल टाइम वाला भी यहाँ आ गया तो अगर आंसर उस मेंटेलिटी से लिखा होगा जैसे स्कूल में रट्टे मार के लिखते थे, वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, एक बैलेंस ऑफ ओपिनियन दिखना चाहिए। तो खैर उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत सेक्शन में कर भी चुका हूँ कि किस तरह से आंसर्स लिखने होते हैं। अभी हम पैटर्न पे जाते हैं। सो 9 आपको पेपर देने पड़ेंगे। अब पेपर A क्या है? इंडियन लैंग्वेज। आपको एक लिस्ट दी जाएगी, इंडियन लैंग्वेज आपको कोई एक उसमें से चूज करनी है। उसका एक पेपर होगा 300 मार्क्स का। ये सारे के सारे पेपर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की। पीछे जो आपका प्रीलिम्स का पेपर था जिसके अंदर 200 मार्क्स की हमने बात की थी, ये दोनों के दोनों पेपर 2 आवर्स के होते हैं। ड्यूरेशन इनके 2 आवर्स होती है। इसमें आपको जो ड्यूरेशन मिलेगी वो 3 आवर्स की मिलेगी। एक और चीज, प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर हैं दोनों, अगर हम GS पेपर 1 की बात करें, इसमें टाइम का बहुत ज्यादा इशू नहीं पड़ता है, क्योंकि या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन में आपको सोचने में, रिकॉल करने में टाइम लग सकता है। जो थोड़ा स्पीड का इशू बच्चों को आता है वो यूजुअली CSAT के पेपर में आता है। सो अगर आप CSAT को क्वालिफाई कर लेते हो इजीली तो उसमें आपको स्पीड का इतना इशू नहीं आएगा। बट अगर हम इन पेपर्स की बात करें तो GS के पेपर, ऑप्शनल के पेपर में, इसमें बच्चों को कई बार स्पीड का बहुत इशू आता है, क्योंकि बहुत कंटेंट लिखना होता है, फास्ट वे से रिकॉल कर करके लिखना होता है। सो 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी सारे पेपर्स की। पेपर A है इंडियन लैंग्वेज पेपर, जो कि आपको देना होगा। 6 स्टेट्स को एग्जम्प्ट कर रखा है। अगर आप उन 6 स्टेट्स में से हो तो आपको ये पेपर देने की जरूरत नहीं है। वो मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं, वो आप एक बार दे सकते हो। उसके अलावा पेपर B की बात करें तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, जो कि अगेन 300 मार्क्स का है। ये जो दोनों पेपर्स होंगे ये बेसिक लेवल के पेपर होंगे। नोटिफिकेशन के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपके 10th लेवल तक के जो पेपर हैं, चाहे आपकी हिंदी आप चूज करते हो या पंजाबी चूज करते हो तो वो उसका जो लेवल होगा वो 10th तक का होगा। इंग्लिश चूज करते हो तो वो 10th तक का होगा। ये जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपको बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग इंग्लिश या कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, तो इनको जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। और नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 25%। सो अगर आप इन दोनों पेपर्स में 25% मार्क्स अचीव कर लेते हो, मतलब 75 मार्क्स दोनों पेपर्स में आपके आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर आप एलिजिबल होते हो कि आपके जो बाकी के मार्क्स हैं इनके एवेल्युएट किए जाएं। ऑल्दो इनकी चेकिंग सारे पेपर्स की साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है, बट लेटर ऑन चेक किया जाता है कि किसी बच्चे ने, ऐसा तो नहीं है इसमें तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं बाकी पेपर्स में, बट इसमें कम रह गए। तो मेरिट के लिए इन दोनों के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, जस्ट चेक किया जा रहा है कि आपको इनकी नॉलेज है या नहीं। अब आ जाता है ये सारा क्रिटिकल पार्ट, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर रहता है आपकी सिलेक्शन के लिए, आपके रैंक के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एसए की। एसए आता है 250 मार्क्स का पेपर होता है। सो यहाँ पे आपको एसए लिखना होगा। आजकल 2 एसए लिखने पड़ते हैं, किसी टाइम पे एक ही एसए लिखना पड़ता था, आजकल 2 एसए लिखने पड़ते हैं। तो 250 मार्क्स का आपका एसए का पेपर रहेगा। इसके मार्क्स काउंट होंगे, ऐड होंगे मेरिट के लिए। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1, जितना भी जनरल स्टडीज का आप सिलेबस इमेजिन करते हो यूपीएससी एग्जाम के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए, उस सारे को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है। हम किसी सेशन में जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। सो जीएस पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का। उसके बाद जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 3 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 4 250 मार्क्स। ये जो GS 1 GS 2 एक दिन में होंगे, 3 घंटे का मॉर्निंग स्लॉट, 3 घंटे का आफ्टरनून स्लॉट। GS पेपर 3 4 मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ये चीज जरूरी है,
एक लिस्ट दे रखी होती है नोटिफिकेशन के अंदर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिस्ट। ये सारे के सारे जो आप यहां देख रहे हो, टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट दे रखी है। अब इनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है। अगर आप मार्कशीट देखो टॉपर्स की, या जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए हैं, या जो बीच में भी कहीं जिनके रैंक आए हैं, तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जनरल स्टडीज के जो मार्क्स हैं प्लस एसए के मार्क्स, वो एक छोटी सी विंडो में मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉल करते हैं। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं, वो एक छोटी विंडो में फॉल करते हैं। ऑप्शनल के मार्क्स बड़े डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स बड़े डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। तो रिटर्न के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसके मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और यही एक ऑप्शन है जो यूपीएससी ने आपको दी है। बाकी तो आपको जो यूपीएससी ने डिफाइन किया है वो देना ही देना है। यही आपको ऑप्शन दिया कि इनमें से जो मर्जी उठा लो। तो ये अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। भेड़ चाल में ये डिसीजन नहीं लेना है। इस लिस्ट को अच्छे से एक बार देखो, इनमें से देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने कभी पढ़े हैं और आपको थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मान लो आप अगर एक इंजीनियर हो, तो जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स दिखेंगे, आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे। हो सकता है किसी टाइम पे जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो आपको वो इंटरेस्टिंग लगती हो। तो आपने देखना है जोन जोन से सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने कभी पढ़े थे और मेरे इंटरेस्ट के हो सकते हैं, उन सब का सिलेबस देखो, क्वेश्चन पेपर्स देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ एक टीचर्स को जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बच्चे, उनको कंसल्ट करो, फाइनली एक अच्छा डिसीजन लो। तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो इसके सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को। एक सिलेबस में से, हाफ सिलेबस में से आता है पेपर 1 और हाफ में से आता है पेपर 2, और ये भी एक ही दिन में होते हैं। सुबह एक पेपर होगा और आफ्टरनून में दूसरा पेपर होगा। अगेन 250 मार्क्स। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो 1750, तो आपका जो रिटर्न यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम है उसके जो मार्क्स हैं 1750 हैं। तो जब आपने ये अपना रिटर्न एग्जाम दे दिया तो इसमें से मेरिट लिस्ट बनती है, जितने बच्चे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं, मान लो 2000 बुलाने हैं, तो टॉप 2000 को बुला लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हो जाती है। सो 1750 में से जो आपके मार्क्स आए रिटर्न में, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो गया फॉर द इंटरव्यू। अब जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरना होगा। ये डिफरेंट होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 से। यहाँ आपसे और इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी हॉबीज, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं जो कि उन्होंने इवेल्युएट करनी होती है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान। सो इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इवेल्युएट की जाती हैं। मैंने भी बहुत से सेशंस इससे रिलेटेड बना रखे हैं। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ट्वाइस होते हैं वैकेंसीज से, रफली ट्वाइस होंगे। और ये कितने मार्क्स की होती है इंटरव्यू? 275। तो जो आपके रिटर्न आप देके आए हो 1750 उसके मार्क्स, उसमें से जो आए हैं, प्लस जो इंटरव्यू में 275 में से जो मार्क्स आए होंगे, मतलब टोटल कितने हो गए? 2025। 2025 में से जो आपके फाइनल मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है आपने रिटर्न दे दिया, क्लियर कर लिया, इंटरव्यू, अब सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं। रिटर्न के देख लो आप 1750 कितना बड़ा एक रेशियो है, और उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स, इनमें से टोटल में से जो आपके मार्क्स आएंगे उसकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बेसिस पे आपका रैंक आता है, उसके बेसिस पे फाइनली आपका सर्विस एलोकेशन होता है, कौन सी सर्विस आपको दी जाएगी। बिकॉज जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरते हो, यहाँ पे ही आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस भरते हो कि पहले नंबर पे मुझे आईएएस चाहिए, अगर मुझे आईएएस मेरे रैंक पे नहीं है तो आईपीएस दो या आईएफएस दो, उसके बाद आईआरएस दो, जो भी आप भरते हो। उसके बाद आप कार्डर भी इसी में भरते हो, अगर मुझे आईएएस मिल रहा है तो मेरी कार्डर की ये प्रेफरेंस है, फर्स्ट पे ये स्टेट, सेकंड पे ये स्टेट, इस हिसाब से। सो वो सब चीजें आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से मिलनी है, और वो रैंकिंग डिसाइड किसके बेसिस पे होती है कि 2025 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरह से ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि एक बार यूपीएससी की नोटिफिकेशन आपको फिर भी पढ़नी चाहिए। कुछ बारीकियां फिर भी होती हैं, कुछ टेक्निकलिटीज फिर भी होती हैं। हो सकता है आपका कोई स्पेशल केस हो जिसके रिगार्डिंग आपको एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको नोटिफिकेशन से मिलेगी। आपको इधर उधर नहीं भटकना होता है, इधर उधर
किसी रैंडम सोर्स रैंडम वीडियो के ऊपर सर्च करके कोई फायदा नहीं है। असली कॉन्फिडेंस नोटिफिकेशन से ही आएगा। मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अब आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक बेसिक चीज है। तो दोस्तों जल्द हम एक और नए सेशन में मिलेंगे जिसमें हम डिटेल्ड वे से सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे डिटर्मिन्ड, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।